इन माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश मैशअप। मैं नूपुर गोयल आज आपके साथ हाजिर हुई हूँ लिटरेचर का एक टॉपिक लेके जो कि है पैराडाइज लॉस्ट। तो पैराडाइज लॉस्ट जो कि रिटन बाय जॉन मिल्टन, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आज आपको पैराडाइज लॉस्ट की समरी बताऊंगी। तो पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन ने लिखी है। ये एक एपिक है, ठीक है। एपिक आपको पता ही है, लॉन्ग नरेटिव पोएम जिसे हम बोलते हैं। तो मैंने लिटरेरी फॉर्म्स में सारा कवर किया है कि एपिक क्या होता है, नॉवल क्या होता है, ठीक है। तो पैराडाइज लॉस्ट एक एपिक है जो कि रिटन इन ब्लैंक वर्स। तो ब्लैंक वर्स पे लिटरेरी फॉर्म्स मेरी जो लास्ट वीडियोस है मैंने उसमें कवर किया हुआ है। अगर किसी ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देख के अच्छे से समझ जाएंगे एपिक, ब्लैंक वर्स और भी जो लिटरेरी टर्म्स हैं उन सब। तो ये ब्लैंक वर्स का मतलब हो गया अनराइम्ड स्कीम, यानी कि जिसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होती, जिसमें कोई तुकबंदी नहीं होती। तो जॉन मिल्टन की ये आपकी क्या है, ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। जॉन मिल्टन जो है 17th सेंचुरी के पोइट हैं, ठीक है। और ये जो पैराडाइज लॉस्ट बुक है, इसका जो फर्स्ट वर्जन यानी जो फर्स्ट पब्लिश हुई थी वो आपकी हुई थी 1667 में, ठीक है। consists of 10 books with over 10,000 lines of verse, यानी कि 10 बुक्स के साथ इसका फर्स्ट एडिशन आया था जिसमें कि 10,000 लाइन्स थी। जो सेकेंड एडिशन उसका आया वो आपका पब्लिश हुआ 1674 में, अरेंज्ड इनटू 12 बुक्स, यानी कि जो 1674 में 2 बुक्स के साथ वो आया और इंस्पायर्ड बाय वर्जिल्स एनाइड। वर्जिल की जो एनाइड है वो उससे इंस्पायर्ड थी और 12 बुक्स के साथ वो 1674 में पब्लिश्ड हुई। तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो 10 बुक्स के बाद 2 बुक्स ऐड नहीं हुई थी, बेसिकली 10 बुक्स को ही एक्सपेंड किया गया था। यानी कि जो बुक नंबर 7 और जो बुक 10 थी, बुक 7 और जो बुक 10 थी उसको उन्होंने क्या करा, स्प्लिट कर दिया, ठीक है। यानी कि उसको 2 पार्ट में कर दिया, 7 के 2 पार्ट, 10 के 2 पार्ट। तो इस तरह से वो 12 बुक्स बन गई, ठीक है। तो एक्सपेंड किया गया था, ऐड नहीं हुई है। तो ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और पोएम की जो है वो बिब्लिकल स्टोरी है, यानी कि बाइबल जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड है। जीसस क्राइस्ट की ही बात इसमें करी गई है। जो गॉड है वो बेसिकली जीसस क्राइस्ट के बारे में बोला गया है, ठीक है। तो इसकी जो थीम है, जो स्टोरी है वो क्या है, द फॉल ऑफ मैन, इंसान का पतन, यानी इंसान का डाउनफॉल या पतन कैसे होता है। तो इसके बारे में उन्होंने इस पैराडाइज लॉस्ट के में बताया है। The temptation of Adam and Eve by the fallen angel Satan and their expulsion from the Garden of Eden। तो एडम और ईव यहाँ पे 2 कैरेक्टर्स हैं जो कि मेल, एडम मेल है और ईव आपकी फीमेल है, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट ह्यूमन बींग्स हैं ऑन द अर्थ। तो अर्थ पे सबसे पहला जो ह्यूमन बींग्स का क्रिएशन था वो एडम और ईव था। ये आपका पता ही होगा, गॉड का बेस्ट क्रिएशन माना जाता है ह्यूमन बींग्स का क्रिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे दिखाया है किस तरह से फॉलन एंजल्स, यानी फॉलन एंजल सैटर्न जो था उसके बहकावे में आकर वो गलती करते हैं और उनको गार्डन ऑफ ईडन, यानी कि जो पैराडाइज, जो हेवन था, उससे उनको एक्सपल्शन, वहाँ से उनको बैनिश, यानी कि वहाँ से उनको बाहर निकाल दिया जाता है। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में मैं आपको इस 12 बुक्स की समरी बताऊंगी और इसमें जो इम्पॉर्टेंट करेक्टर्स हैं वो भी मैं बताऊंगी जिसके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो चलते हैं अपनी बुक 1 के साथ। बुक 1 में आपका है एक थीम है फॉल ऑफ मैन, ठीक है। मैंने बताया कि मैन का पतन कैसे हुआ, इन्वोकेशन यानी प्रेयर। सैटन, सैटन यहाँ पे जो आपका है वो सैटन एक्चुअली में आप उसका नाम लूसीफर था। जो सैटन था जब वो हेवन में रहता था तब उसका नाम लूसीफर था। ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि सैटन का नाम, जब वो एंजल था, जब वो हेवन में था तो वो एंजल था, ठीक है। तो उसका नाम क्या था, लूसीफर। लेकिन जब उसको हेवन से निकाल दिया जाता है तो वो बैनिश कर दिया जाता है, तो वो हेल में रहता है, हेल भेज दिया जाता है, तो हेल में उसका नाम हो जाता है सैटन, ठीक है। तो ये आपका, और सैटन हिज बैनिशमेंट फ्रॉम हेवन विद फॉलन एंजल्स। फॉलन एंजल्स का मतलब यहाँ पे ये है जो उसके साथी एंजल्स से। तो फॉलन एंजल्स में आपका एक नाम आता है बेल्ज़ेबब, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। ये पूछा जाता है कि बेल्ज़ेबब कौन था। तो बेल्ज़ेबब आपका क्या था, वो सैटन का साथी था, ठीक है, जिसने सैटन के साथ गॉड
से फाइट करी, गॉड के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा था उसने, रिबेलियस उसका नेचर हो गया था, ठीक है। तो और पैंडेमोनियम बेसिकली क्या होता है, एक हेल की आप हेल में एक आप जगह कह सकते हैं, राज्य कह लीजिए। पैंडेमोनियम बेसिकली जहाँ पे राक्षस हुई है, बुरी इविल्स डेमल्स की सभा होती है, तो वो आपका होता है पैंडेमोनियम, जो कि हेल में एक जगह आप कह सकते हैं। तो जो बुक फर्स्ट है उसमें बेसिकली यही बताएगा। और एक चीज़, पैराडाइज लॉस्ट जो है वो आपकी स्टार्ट विद द मिडिल ऑफ द स्टोरी, मतलब स्टोरी की मिड से स्टार्ट होती है, फिर बीच बीच में आपको फ्लैशबैक में जाना पड़ता है, मतलब कि पहले क्या हुआ था। तो वो बीच बीच के बुक्स के जो पार्ट होंगे उसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो जो बुक वन है उसमें आपको बताया जाता है ऑफ मैन फर्स्ट डिसओबीडियंस, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पीच है कि सबसे पहली गलती, सबसे पहले डिसओबीडियंस करा गया था, एंड द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्री का फ्रूट खाया गया था, जिसके लिए गॉड ने मना करा था एडम और ईव को टेस्ट करने के लिए। तो जो गॉड ने एडम और ईव दो ह्यूमन बींग्स का को क्रिएट करा था, ठीक है, और उनको हर चीज़ में फ्री रखा था, जो अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते थे। सिर्फ उनसे एक बात बोली थी कि वो कभी भी फॉरबिडन ट्री जो कि गार्डन ऑफ ईडन में था, उस ट्री का कभी भी फ्रूट नहीं खाएंगे। लेकिन सैटन के बहकावे में आके एडम और ईव उस फ्रूट को खा लेते हैं। तो यहाँ पे दिखाया मैन की फर्स्ट डिसओबीडियंस क्या थी, कि जब वो फॉरबिडन ट्री का एक फ्रूट को टेस्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे कुछ स्पीच लिखी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक वन की हैं, ये आपको एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बुक वन में बताया कि जो सैटर्न है वो एक हेल में रहता है, क्योंकि उसको हेवन से निकाल दिया गया था। हेवन में उसका नाम लूसीफर था, ठीक है, लेकिन उसकी गलती की वजह से उस जब वो गॉड के खिलाफ विद्रोह कर देता है, तो उसको गॉड जो होता है एज अ पनिशमेंट उसको हेल में भेज देते हैं। तो जब वो उठता है तो वो देखता है अपने आप को कि वो एक फायर मतलब जो फायर लेक होती है, मतलब आग की एक नदी बह रही है, उस पर लेटा हुआ है। तो जब वो आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके फॉलन एंजल्स, यानी कि जो बेल्जीवा और एब्डियल है, एक एब्डियल और है करेक्टर, वो भी आपका फॉलन एंजल है, ठीक है, लेकिन बाद में वो वापस गॉड के पास आ जाता है। तो यहाँ पे दो करेक्टर्स जो दिखाए हैं फॉलन एंजल्स के रूप में, वो सब उसे हेल में मिलते हैं। मतलब इस उन्होंने हेल को दिखाया किस तरह से हेल है, चारों तरफ आग की तरह लिपटे हैं, गंदगी है, सब कुछ मतलब बेकार है। पैराडाइज तो बहुत सुंदर हेवन है, ठीक है, तो हेल उसके जस्ट ऑपोजिट है। तो बुक वन में आपको ये सब बताया गया है। सेकंड आपकी आती है बुक टू में, काउंसिल ऑफ इविल स्पिरिट्स टू टेम्प्ट एडम एंड ईव, गेट्स ऑफ हेल गार्डेड बाय सिन एंड डेथ। तो इसमें क्या दिखाया है बुक टू में जो सैटन होता है, यानी कि जो लूसीफर था एंजल, वो एक काउंसिल मतलब होता है सभा यानी मीटिंग, ठीक है, एक मीटिंग करता है फॉरेन एंजल्स के साथ, जहाँ पे उसको ये पता लगता है कि गॉड ने एक नया क्रिएशन किया है, एक नया क्रिएशन क्या था, ह्यूमन बींग्स यानी एडम और ईव को क्रिएट करा है, और ईडन ऑफ गार्डन, वो उन्होंने उसको उसके बारे में उसको पता चलता है, और ये डिसाइड करता है सैटन कि वो एडम और ईव को भी इस तरह से प्रोवोक करेगा, उसको टेम्पटेटेड करेगा यानी बहकाएगा, ताकि वो गलती करे और गॉड उसको उनको पनिशमेंट दे, जैसे पनिशमेंट उसको मिली। और फिर गॉड को रियलाइज़ हो कि उनका ये जो क्रिएशन था वो गलत था, उनको ह्यूमन बींग्स बनाने ही नहीं चाहिए थे। तो सैटर्न बदला लेने के लिए ये डिसाइड करता है कि वो एडम और ईव को भी इसी तरह से डिसओबीडियंस यानी कोई ऐसी गलती कराएगा। तो ये वो काउंसिल में जो उसके साथी लोग होते हैं उनको बताता है कि नहीं, अभी हम हारे नहीं हैं, हमें अभी लड़ना होगा, और हमें इसी तरह से एडम और ईव को भी पनिशमेंट दिलवानी होगी। तो वो सबको एनकरेज करता है, सबको बोलता है बगावत करो, लड़ो, और इस तरह से हेल में अपनी ज़िंदगी को मत काटो। हालांकि उसके दिमाग में चलता है कि इंसान अपने दिमाग से नर्क को भी स्वर्ग बना सकता है, स्वर्ग को भी नरक, ठीक है, लेकिन वो वापस यही कहता है कि वो हारा नहीं है और वो अपनी गलती नहीं मानेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिखाया कि जो हेल है, हेल का जो गेट है उसके जो गार्ड हैं, वो गार्ड कौन है, सिन और डेथ,
बेसिकली सैटर्न के ही बच्चे हैं, आप ये कह लीजिए। तो सिन और डेथ जो है वो कहते हैं ना, सिन मतलब पाप और डेथ तो आपको पता ही है, ठीक है। तो सिन जब वो हेल से निकलने की कोशिश करता है तो सिन और डेथ उसको रोकते हैं, ठीक है। तो सिन क्या है? सिन बेसिकली पाप। सबसे पहला पाप क्या करता है सैटर्न? जब वो गॉड के खिलाफ फाइट करता है तो वो उसका सबसे पहला सिन हो जाता है, और उसका सिन बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से वो उसको डेथ की ओर ले जाता है। जब इंसान का पाप बढ़ जाता है, कहते हैं ना, जब पाप बढ़ जाता है तो इंसान को फिर भगवान पनिशमेंट के रूप में चाहे उसको डेथ दें, चाहे उसको हेल में भेजें। तो इस तरह से सिन और डेथ को दो चीज़ें बताई हैं जो कि रियलिटी है। जब पाप बढ़ता है तो उसका हमें, जब हम पाप करते हैं तो हमें उसका फल भी मिलता ही है। तो सिन और डेथ दो करेक्टर्स हैं जो उससे बात करते हैं सैटर्न से, और बताते हैं कि जब तुम हम यहाँ से निकल जाओ, सिन और डेथ से हमारे यहाँ से निकल जाओ, हेल से, और जब हम मर जाएं तो तुम बाद में एक पार्टी और एक दावत दे देना, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी आती है बुक थर्ड। बुक थर्ड में आपका क्या है? गॉड सीज द फॉल। आपको पता है गॉड क्या है? पावरफुल है, सुप्रीम है, ठीक है। तो गॉड को सब दिखाई दे रहा होता है कि हेल में क्या चल रहा है, क्योंकि गॉड आपको पता है पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर वो सब देखते हैं। तो गॉड को सब दिखाई दे रहा होता है कि इस हेल में क्या चल रहा है और सैटर्न के माइंड में क्या चल रहा है। तो उन्हें ये पता होता है कि इस बुक थ्री में क्या होता है, गॉड बैठे हुए हैं और वो सब देख रहे हैं कि हेल में क्या चल रहा है। और वो अपने आप को, मतलब कि यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई, जिसे जॉन मिल्टन कहते हैं कि ये सब जो कुछ हुआ, यहाँ जॉन मिल्टन की दो चीज़ें हैं। वो ये मानते हैं कि जो फॉल ऑफ मैन है उसका रीज़न क्या है, कि इंसान अपनी इच्छा से गलतियाँ करता रहता है जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट मिलती है, या उसके ये सब भाग्य में लिखा होता है और भाग्य ही उसको ये सब चीज़ें कराता है। तो जॉन मिल्टन यहाँ पे यही कहता है कि ये सब हमारे भाग्य में लिखा है, और हम एक लाई का कठपुतली है कि हमें वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी तकदीर में, हमारे लक में ये लिखा हुआ है, या हमें हर तरह से फ्रीडम भगवान ने दे रखी है और हम जानबूझकर ये सारे काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे एक चीज़ जॉन मिल्टन के माइंड में आती है, या उन्होंने बोला है कि जब गॉड को पता था कि हेल में ये सब चल रहा है तो उन्होंने सैटर्न को क्यों नहीं रोका। जब उनके पास वो पावरफुल है, सुप्रीम है, ठीक है, तो वो सैटर्न को रोक सकते थे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ दिखाई है कि गॉड फ्रीज हिमसेल्फ, है ना, ऑफ ब्लेम, ठीक है, बाय सेइंग ह्यूमैनिटी विथ फॉल ऑफ इट्स ओन फ्री विल। तो यहाँ पे इस चीज़ का है, तो गॉड ऐसे नहीं होता है। राफेल जो कि आपका, राफेल कौन है? ये आपका एंजल ही है, मतलब देवदूत, जैसे हेवन में रहने वाला। तो वो उसको वार्न करते हैं कि वो एडम और ईव के पास जाए। एडम और ईव जो कि गार्डन ऑफ ईडन में है, जो कि अर्थ पर है, वहाँ पर एडम और ईव इस वक्त रह रहे हैं। और वो राफेल को कहते हैं कि तुम एडम और ईव के पास जाओ और उन्हें वार्न करो कि ऐसा कुछ हो सकता है कि तुम इस तरह के पाप में ना पड़ो, तुम्हें कोई मिसगाइड करे या तुम्हें कुछ कोई गलत काम करने के लिए कहे, तो तुम उससे वार्न रहो, अलर्ट रहो। तो जो गॉड होते हैं वो राफेल को एडम और ईव के पास भेजते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अब जो सैटर्न है वो आपका हेल से निकल चुका है। सिन और डेथ से जब उसकी बात होती है फिर वो निकल चुका होता है, अर्थ की तरफ जाने लगता है। जब वो अर्थ की तरफ जाने लगता है तो वो अपना वेश डिस्गाइज कर लेता है और एक यूरियल, मतलब एक एंजल काइंड ऑफ बन जाता है। वो अपना वेश, अपना रूप बदल लेता है, ठीक है, जब वो अर्थ की तरफ जा रहा होता है। तो वहाँ पे दिखाया है कि जब वो जा रहा था तो उसके ऊपर सनराइज, सन की रेज पड़ती हैं, तो उसको अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उसको याद आती हैं। जब वो एंजल था, जब वो लूसीफर था, तब उसको बातें याद आती हैं और उसके दिमाग में ये चीज़ आती भी है, उसको अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन तभी उसका जो माइंड है वो यू टर्न मारता है कि नहीं नहीं, मैं तो यहाँ एडम और ईव को देखने आया हूँ, उनसे गलती करवाने के लिए आया हूँ उनको, ताकि उनको भी पनिशमेंट मिले। मतलब वो उसको एकदम तभी माइंड में आ जाता है कि नहीं नहीं, मैं कोई एंजल वेंजल लूसीफर के बारे में सब भूल जाता है, और उसके दिमाग में चलता है कि वो गॉड से किसी भी तरह से रिवॉल्ट लेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपकी जो बुक 4 आती है उसमें क्या है, ईडन गार्डन दिखाया है आपका, ठीक है। ईडन गार्डन बहुत ही सुंदर है, माउंटेन पे बना हुआ है, सुंदर सी लेक है, ट्रीज़ हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है। और वहाँ पे आपके जो एडम और ईव हैं वो अपने जो भी डेली रूटीन के काम है वो वहाँ पे वो कर रहे होते हैं। सैटर्न आता है, सैटर्न देखता है ये सब चीज़ें, ठीक है। और सैटर्न उस टाइम पे
और जो ईडन गार्डन का जो गार्डन ऑफ ईडन है उसका एक ही गेट होता है जहाँ पे आपका जो एंजल्स होते हैं वो एक तरह से पहरेदारी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो एडम और ईव को देखता है, ईव को देख के बहुत उसको मतलब उसने पहली बार ऐसा पैराडाइज देखा था कि सुंदर से माउंटेन्स, ट्रीज हैं, फ्रूट्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। तो इन सबको देख के वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाता है, बहुत खुशी होती है, ईव को देख के भी इवन वो अट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो बाद में उसको दिमाग में आता है और जो सैटर्न होता है वो किसके ईव के ड्रीम में, सपने में जाकर सोचता है कि मैं ईव को बहकाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि एडम और ईव की वो कॉन्वर्सेशन को भी सुन लेता है, थोड़ा सा पहाड़ पे जो दीवार होती है ना, बाउंड्री फेंस होती है गार्डन के चारों, उस फेंस पे से वो उन दोनों की बातें वगैरह सब सुन लेता है। तो ईव के वो ड्रीम में जाता है एज अ, वो फिर अपना वेश बदल लेता है और एक एक फ्रॉग, एक मेंढक के रूप में जाता है और उसके कान में, ईव के कान में कुछ मेस्मराइज यानी कि कुछ कुछ बात कहता है, ठीक है, कानाफूसी टाइप करता है। तो ये सुन के एकदम से जो ईव होती है एकदम से जाग जाती है सपने से, मतलब उठ के बैठ जाती है, ठीक है। तो जो आपका नेक्स्ट है उसमें जो बुक 5 है उसमें जो ईव है वो एडम को अपने सपने के बारे में बताती है कि कैसे कैसे मुझे एक सपना आया था जिसमें मुझे कहा गया था, मुझे कोई कह रहा था कि इस फॉरबिडन ट्री का अगर आप तुम फ्रूट खा लोगे तो तुम्हें ये सब मिलेगा, ऐसे होगा। तो उस, और जबकि उस फॉरबिडन ट्री को खाने के लिए गॉड ने मना करा था। तो एडम जो होता है वो कहता है नहीं नहीं छोड़ो, ये तो एक सपना था, तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। और वो दोनों अपने डेली के रूटीन के जो काम होते हैं गार्डन के, उस काम में वो लग जाते हैं। उसके बाद किसकी एंट्री होती है वहाँ पे? राफेल की। राफेल मैंने आपको बताया था क्या था, वो गॉड का एंजल, गॉड एंजल, ठीक है। तो वो वहाँ पर आता है और उनको इन्फॉर्म करता है कि किस तरह से बताता है जो फॉलन एंजल्स, यानी मैंने आपको बताया जो सैटर्न के साथी थे, बेल्ज़ेबब और एब्डियल थे, उनके विद्रोह के बारे में उन सबको, उन एडम और ईव को वो बताता है, ठीक है, और उनको एक स्टोरी भी सुनाता है। तो आपकी जो बुक 6 है इसमें क्या है, राफेल टेल द स्टोरी ऑफ द रिवोल्ट। तो राफेल जो है पूरी स्टोरी सुनाता है रिवोल्ट की, बताता है, और उधर आपका जो सैटर्न है वो भी चोरी छुपे इनकी सारी बातें वहाँ पे सुन रहा होता है। तो यहाँ पे एक चीज़ और एड ऑन है कि जो ईव है उसका जन्म बेसिकली कैसे हुआ, सबसे पहले एडम का जन्म हुआ था, फिर एडम अकेला था तो इस वजह से गॉड ने ईव का, जब ईव का भी जन्म मतलब क्रिएट किया। तो ईव कैसे बनी थी? ईव एडम की जो बैकबोन है, उसकी जो 12 रिब्स है, जो बैकबोन होती है हमारे इंसानों की, उसकी जो 12 रिब्स है उससे ईव का जन्म हुआ। इसलिए बोलते हैं ना कि अर्धांगिनी होती है जो वाइफ होती है, बेटर हाफ होती है ना। तो इसलिए क्योंकि वो 12 रिब्स, उसके जो रिब्स, जो स्पाइनल, जो बैकबोन, कहते हैं ना बैकबोन हमारे बॉडी के सबसे इम्पोर्टेंट बॉडी पार्ट होती है जिसके हम सीधे खड़े भी नहीं रह सकते, तो इसलिए बेटर हाफ बोला गया। वो 12 रिब से ईव का जो है जन्म हुआ था। तो ये सारी बातें जो है राफेल और एडम और ईव के बीच में चलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राफेल जो है स्टोरी सुनाता है कि किस तरह से जो सैटर्न था, वो जो लूसी, जब वो हेवन में था, एंजल था, उसका नाम लूसीफर था, और उसने कैसे विद्रोह किया। तो एडम क्वेश्चन करता है कि जो सैटर्न था उसने ऐसा क्यों करा। तो वो बताता है कि जो गॉड था, गॉड थे, उन्होंने डिसाइड करा था कि अब इस सिंहासन पर, जो हेवन का जो सिंहासन है, जो राजगद्दी है, जो क्राउन है, उस पर गॉड का आने वाला बेटा बैठेगा, ठीक है, सन ऑफ गॉड ही बैठेगा, कहते हैं ना बेटा ही उत्तराधिकारी होगा। तो यानी कि जीसस क्राइस्ट काइंड ऑफ यहाँ पे दिखाया गया है कि सन कौन है गॉड के? जीसस क्राइस्ट, ठीक है। तो इस बात से सैटर्न को प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं, मेरे, उसे लगता है कि नहीं, गॉड के बेटे को नहीं, मुझे, मैं इस राजगद्दी के लिए का उत्तराधिकारी हूँ। तो लेकिन गॉड वो नहीं मानते और वो गॉड के अगेंस्ट जाकर लड़ाई, विद्रोह कर देता है। तो ये पहला, जिसकी वजह से 3 दिन तक उनका युद्ध चलता है, जिसमें बेल्ज़ेबब और एब्डियल भी उनके साथ होते हैं और उनका युद्ध चलता है। बाद में वो उस युद्ध को हार जाते हैं
और जो लूसीफर होता है उसको गॉड पनिशमेंट देते हैं और उसको हेल भेज देते हैं, जहाँ पे उसका नाम सैटर्न हो जाता है। तो इस तरह से राफेल पूरी स्टोरी रिवॉल्ट की बताता है एडम और ईव को। ठीक है, तो आपकी बुक 6 में बेसिकली आपकी क्या है, स्टोरी है जो कि राफेल उनको दोनों को बताता है कि तुम भी ऐसी कुछ गलती किसी के बहकावे में मत आना। ठीक है, इधर सैटर्न है, वो तो आपको पता ही है, गार्डन में उसकी एंट्री हो चुकी थी, अब वो सारी बातें वो उसको पता है। फिर नेक्स्ट आपका आता है बुक 7, स्टोरी ऑफ क्रिएशन ऑफ दिस वर्ल्ड इज नरेटेड टू एडम एंड ईव बाय राफेल। अब क्या है कि जो एडम है वो राफेल से क्वेश्चन करता है कि भगवान ने ये क्रिएशन, ये दुनिया या हमें क्यों बनाया, मतलब क्या रीज़न था ये सब माउंटेन्स और ये सब लेक वगैरह के बारे में बताने में। तो राफेल यहाँ पे उनको पूरा डिस्क्राइब करता है और बताता है कि गॉड को पूरे 7 डेज लगे थे इस अर्थ को बनाने में। तो 6 डेज तो बेसिकली अर्थ को बनाने में लगे थे, यानी कि माउंटेन्स, लेक, रिवर, एनिमल, बर्ड्स जो भी है, और 1 डे गॉड टेक 1 डे टू क्रिएट एडम और ईव, यानी एडम और ईव को बनाने में भगवान को पूरा 1 दिन लगा था और बाकी के 6 डेज उनको अर्थ को पूरा इन्वेंट करने में लगे थे। ठीक है, तो यहाँ पे वो पूरी स्टोरी जो है राफेल एडम और ईव को बताता है। इस बीच में ईव जो होता है स्टोरी से बोर हो जाती है, बोर होती है, तो वो क्या करती है, वो ईव चली जाती है सोच के कि मैं अपना डेली रूटीन वाला काम कर लेती हूँ, ये स्टोरी तो मैं एडम से बाद में भी सुन लूँगी। ठीक है, तो ईव वहाँ से स्टोरी के बीच में से ही चली जाती है। फिर राफेल भी बाद में स्टोरी जब पूरी बात बता देता है तब वो चला जाता है हेवन में, और एडम भी अपना दूसरी जगह पे गार्डन में दूसरी जगह पे काम पे चला जाता है। यहाँ पे जो आपका सैटर्न है वो एक स्नेक के रूप में, सरपेंट के रूप में पेड़ पर चढ़ा हुआ होता है और वो सारी बातें सुन लेता है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो बुक 8 है, ठीक है, तो बुक 8 में क्या होता है कि एडम जो है राफेल, ठीक है, जो पूरी स्टोरी एडम और ईव को बताता है। ठीक है, और ईव को जो स्टोरी वो पसंद नहीं आती है तो वो वहाँ से चली जाती है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो ईव है जब वो उधर काम कर रही होती है तो जो सैटर्न होता है जब वो ईव को अकेले देखता है तो वो सरपेंट बन के बात करता है ईव से। ठीक है, तो ईव बहुत अट्रैक्ट हो जाती है कि कोई स्नेक, कोई एनिमल बोल कैसे सकता है, तो वो बहुत क्यूरियसिटी उसको हो जाती है ये जानने के लिए कि स्नेक में ये पावर कैसे आई। तो तब स्नेक उसको टेम्पटेट करता है, उसको बहकाता है और बोलता है कि गार्डन ऑफ ईडन में एक ट्री है, फॉरबिडन ट्री, जिसका फ्रूट उसने टेस्ट करा था यानी खाया था, जिसकी वजह से उसको ये पावर आ गई। और वो उसको प्रोवोक करता है, उकसाता है कि तुम भी ये फ्रूट खाओ तो तुम्हें भी देखना पावर मिल जाएगी। तो ईव बात मान लेती है और फर्स्ट टाइम वो उस फ्रूट को टेस्ट कर लेती है, यानी कि उस फ्रूट को वो खा लेती है। ठीक है, क्योंकि वो सैटर्न के बहकावे में आ जाती है और उस बुक को वो खा ले उस फ्रूट को वो खा लेती है। ठीक है, उसके बाद वो एडम को भी बोलती है कि देखो मैंने ये फ्रूट खाया है, तुम भी इस फ्रूट को खाओ। तो अब एडम जो होता है पहले तो मना करता है कि नहीं नहीं, हमें गॉड ने इस फ्रूट को खाने के लिए मना करा है, हम इस फ्रूट को नहीं खा सकते। लेकिन फिर बाद में वो सोचता है कि मैं तो ईव के बिना रह ही नहीं सकता, अगर ईव को पनिशमेंट मिलेगी तो मैं भी उसके साथ ही रहूँगा। तो इसलिए वो जानबूझकर, सब कुछ जानते हुए भी वो ईव का साथ देने के लिए उस फ्रूट को खा लेता है। तो ये जो आपका टेम्पटेशन था, बहकावा था और डिसओबीडियंस था बाय एडम एंड ईव रिगार्डिंग द फ्रूट। तो डिसओबीडियंस हो गया, किसने करा, एडम और ईव ने, रिगार्डिंग फॉर द गॉड, मतलब गॉड के मना करने पर भी वो दोनों इस मिस्टेक को कर देते हैं। उसके बाद वो दोनों सोचते हैं, बातें करते हैं, फिर दोनों दे फॉल एस्लीप, वो दोनों सो जाते हैं एंड दे मेक फिजिकल रिलेशनशिप टू ईच अदर। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन दे वेक अप, तो दे फील वेरी गिल्ट एंड अशेम्ड कि उनसे ये डिसओबीडियंस हुआ, साथ में उनका रिलेशनशिप जो हुआ था तो उसको लेके वो बहुत अशेम्ड फील करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो हम इस चीज़ का प्रायश्चित करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सैटर्न होता है, सैटर्न तो चला जाता है वापस हेल में, पेंडिमोनियम, ठीक है, अपने राज्य में, और वहाँ पे जाके वो अपने सारे साथियों को बताता है कि उनका जो प्लान था वो सक्सेस हो गया, यानी कि एडम और ईव से भी मिस्टेक हो गई है
और उन्होंने वो उस फ्रूट को टेस्ट कर लिया है जिसको कि गॉड ने मना करा था। अब वहाँ पे जब वो सैटर्न पहुँचता है तो वो सरपेंट एक स्नेक के वेश में होता है, तो वहाँ पे जाके वो देखता है कि जो सारे फॉलन एंजल्स थे, जो सारे उसके साथी थे, वो भी सरपेंट बन गए हैं एज अ पनिशमेंट, मतलब गॉड ने उन सबको पनिशमेंट दे दिया, वो स्नेक ही बन गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेल्ज़ेबब था वो तो उसके साथ ही था, जो एब्डियल था उसको सैटर्न की बातें समझ में नहीं आती और बाद में वो कहता है कि उसको गॉड के पास वापस जाना है। तो यहाँ पे जो एब्डियल एक मैंने बताया फॉलन एंजल था, तो वो वापस चला जाता है गॉड के पास। ठीक है, और इस तरह से क्या होता है कि सैटर्न चला जाता है वहाँ पे हेल में, और उसके फॉलन एंजल्स भी स्नेक बन जाते हैं। अब एडम और ईव को अपनी इस गलती का बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, मतलब उनको लगता है हमने बहुत बड़ी गलती करी है, तो दोनों प्रायश्चित करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब वो ईव को बहुत दुख भी होता है कि उससे ये गलती हुई, और जिसकी वजह से एडम ने भी गलती करी, एडम ने उसका साथ देने के लिए उस फ्रूट को खा लिया था। ठीक है, अब बुक 11 में क्या होता है, गॉड एक्सेप्ट्स एडम्स रेपेंटेंस। रेपेंटेंस का मतलब क्या होता है, पछतावा। ठीक है, यानी कि मैंने आपको बताया एडम और ईव को बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि उनसे ये गलती हो गई, तो लेकिन गॉड जो होते हैं उनके इस पछतावे को मान तो लेते हैं, लेकिन उनको बट गॉड बैनिश फ्रॉम पैराडाइज विद ईव, बट वो एडम को ईव के साथ पैराडाइज से बाहर निकाल देते हैं। अब ईव को बहुत दुख होता है क्योंकि वो पैराडाइज से उन्हें निकाल दिया जाता है, और उसको ये लगता है कि अब हम भगवान से बहुत दूर हो गए हैं। ठीक है, क्योंकि पैराडाइज और हेवन में क्या था, वो गॉड के नियर थे, गॉड से बात कर सकते थे, गॉड से डायरेक्टली मिल सकते थे। अब उन्हें ऐसी जगह भेजा जा रहा है जहाँ पे उनसे गॉड दूर हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से और यहाँ पे माइकल एक करेक्टर दिखाया है। ठीक है, माइकल कौन है, बेसिकली माइकल है आपका गॉड मैसेंजर, गॉड का दूत जिसे बोलते हैं। तो जो गॉड होते हैं वो माइकल को ये ऑर्डर देते हैं कि वो एडम और ईव को अब पैराडाइज से बाहर निकाल दें। ठीक है, अब माइकल इन्वेजन द फेट ऑफ मैन, माइकल को इन्वेजन का मतलब होता है इमेजिन, सारी चीज़ें उसके माइंड में इमेजिन हो रही हैं कि जो इंसान का भाग्य है उसको सब चीज़ें क्लियर हो रही होती है, माइंड में उसके दिमाग में पिक्चर चल रही होती है कि इंसान का भाग्य क्या है, और ये उसके भाग्य की वजह से हुआ है, ये गलती हुई है, तो कहीं ना कहीं उसके भाग्य में लिखा था फॉल ऑफ मैन। तो ये सारी चीज़ें जो माइकल जो कि गॉड का एक मैसेंजर है उसके दिमाग में चलती है, और गॉड उनको माइकल को ये ऑर्डर देते हैं कि वो एडम और ईव को पैराडाइज से हेवन से बाहर निकाल दें। ठीक है, अब नेक्स्ट बुक में ईव को जो है बहुत दुख होता है, जो लास्ट बुक 12 है वो उसे बहुत दुख होता है ईव को, लेकिन माइकल उनको बताता है कि तुम्हारा जो है ये पश्चाताप, जो तुम्हें पछतावा है, ये पूरा होगा जब गॉड सन ऑफ गॉड यानी कि लाइक जीसस क्राइस्ट जब धरती पर अवतार लेंगे, तो तुम्हारा ये जो पछतावा है, ये जो तुम्हारी गिल्ट है, जो तुम्हारा रिडेम्पशन है, ये तुम्हारा पूरा हो जाएगा जब भगवान ईसा मसीह धरती पर जन्म लेंगे। तो इस तरह से माइकल उनको बताता है, और बताता है कि तुम्हें तब तक यहीं पे रह के भगवान ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह हैं, लेकिन तुम्हें भगवान को यहाँ पे रह के ढूंढना पड़ेगा, अपनी शांति को इसी जगह पे रह के तुम्हें शांति को ढूंढना पड़ेगा। पहले पैराडाइज हेवन में तुम्हें ईजिली सब चीज़ें अवेलेबल थी, जो कि तुम्हें अब यहाँ पे जब तुम्हें पनिशमेंट मिली है अर्थ में रहने की, यहाँ पे तुम्हें हर चीज़ में हार्डवर्क करना पड़ेगा, और तुम्हें गॉड को खुद ही ढूंढना पड़ेगा, और तुम्हें जो फैसिलिटीज़ थी हेवन में वो तुम्हें अब यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेंगी। लेकिन वो माइकल बताता है कि तुम्हारा पश्चाताप, जो तुम्हें पछतावा है, जो तुम्हारा रिडेम्पशन है, वो तुम्हारा पूरा होगा जब सन ऑफ गॉड यानी जीसस क्राइस्ट धरती पर जन्म लेंगे, तो उस समय तुम्हारा ये पश्चाताप पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो 12 बुक्स हैं, ये इनकी समरी यहीं पर एंड हो जाती है, जो कि जॉन मिल्टन का बहुत ही फेमस एक एपिक है। और आई होप आपको इस समरी में सब कुछ समझ में आ गया होगा, कोई आपको डाउट नहीं होगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर लिखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टिल देन, बाय बाय।